जय हिंद साथियों, आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन है शनिवार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बनता है तो वो सारे बात करेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता था। चले तो सबसे पहले ये जानिए सीआईएसएफ है, जानते हैं सीआईएसएफ के बारे में बोले थे आपको हम कि अभी हाल फिलहाल में संसद का सुरक्षा सीआईएसएफ को दिया गया है ना। तो सीआईएसएफ की पहली महिला जो है डीजी बनी है, ये नीना सिंह। ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, पहली महिला है, ठीक है। पहले एडीजी के पोस्ट में थी और राजस्थान सब जो आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य की पहली महिला आईपीएस थी। ये 89 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार की हैं और पटना की हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हम लोग का सीआईएसएफ के अब क्या बनेंगे, डीजी बनेंगी, ठीक है। ये 1 जनवरी से अपना कार्यभार लेंगी, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे, ठीक है ना। ये अमेरिका में पढ़े लिखी है, ठीक है ना। फिर फाइनली जाके 89 की बैच की आपका आईपीएस अधिकारी है और जाके आपका ये हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है ना। अभी विश्व महिला मतलब अभी रैपिड शतरंज कप हो रहा था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, हम लोग की जो है कनूरो हम्पी है, पहली ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला थी। कनूरो हम्पी रजत पदक जीत के लाई है, तो इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। और ऐसे में अगर कहिएगा कि रैपिड चैंपियनशिप कौन बना है, तो जानते हैं मैग्नस कार्लसन जो है इसमें अपना हमेशा एक वर्चस्व बना के रखा हुआ है। एक बार आपका अजरबैजान के बाकू में विश्व शतरंज कप हो रहा था, तो उसमें भी मैग्नस कार्लसन ही जीता था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे, आर प्रज्ञानंद को हरा के जीता था। चलिए अब आइए, आज 30 तारीख है, 30 मतलब 30 दिसंबर, और आज हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कहाँ पे, अयोध्या में। अयोध्या में कुछ काम हो रहा है, कुछ काम क्या हो रहा है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ठीक है। तो उसी के पूरे समारोह को सारा चीज किया जा रहा है। तो अभी 2 चीज आपका होने वाला है, अभी वहां पे ना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट का नाम आपका जो है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अयोध्या मतलब क्या बोलते हैं एयरपोर्ट कर दिया गया है। और क्यों किया गया जानते हैं, रामायण को लिखे थे महर्षि वाल्मीकि, पहले कवि माने जाते हैं, है ना। संस्कृत भाषा का पहला अगर रामायण कहिएगा तो वाल्मीकि ही जी थे। तो यूपी सरकार खास के योगी जी इसके बारे में अनुशंसा किए हैं कि नहीं महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करेंगे। तो ये आपका हवाई अड्डा का उद्घाटन होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना, आपका अयोध्या स्टेशन का नाम जो है वो भी आपका अयोध्या धाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज होगा वहां पे। अमृत भारत स्टेशन मतलब ट्रेन भी आपका आज से लॉन्च होगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज अभी हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या चीज है। बहुत सारा प्रोजेक्ट वहां पे आज लॉन्च होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। खास करके जो भी आप लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो ये सारा चीज वहां के लिए अभी जो भी चीज वहां पे हो रहा है उन सब चीजों को ध्यान देके चलिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत भव्य चीज होने जा रहा है। आने वाले समय में 22 जनवरी को शायद बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी वहां पे ध्यान बनाए रखना है। अब ये रिलायंस जियो, जैसे जीपीटी का नाम सुने ना, ओपन एआई आपको पता है कि जीपीटी आपका 2022 में आया था, आपको सैम ऑल्टमैन के बारे में बताए थे। तो अब उसी तरह से ना जियो क्या कर रहा है, अपना जीपीटी किया है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन, अब मतलब प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। और जीपीटी से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो रिलायंस के द्वारा अपना भारत जीपीटी लॉन्च किया जाएगा, और किसके सहायता से, तो आईआईटी मुंबई के सहायता से, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे चले, आगे क्या है ना, उग्रवादी संगठन है उल्फा, 1979 से ही ये सक्रिय है और 1990 से क्या करता है उल्फा, संप्रभु आश्रम का मांग करता है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि मानिए। गृह मंत्रालय के तहत से त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है, जो असम सरकार और उल्फा और केंद्र सरकार के बीच कल ही शांति समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। ये असम यानी आप नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि मान सकते हैं। उल्फा बहुत बड़ा उग्रवादी संगठन रहा है और हमेशा से इसका एक संप्रभु आश्रम का मांग लोग का लगा रहा है, मतलब लगातार मांगता रहा है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे। अब आइए देखिए, अभी जानते हैं नवाबों का शहर लखनऊ है, तो अब लखनऊ का अब नवाबों का शहर ना होगी, कौन सा शहर हो जाएगा, एआई। ये एआई मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जानता है पूरा दुनिया अब इसी पे टिकी हुई है कि नहीं है। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी आपका बनने जा रहा है लखनऊ में, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट आपको बताया था ना, अभी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में अगर किसी का अगर अर्थव्यवस्था तो यूपी का है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र। तो अभी यूपी हर चीज में आपका आगे निकल रहा है। चलिए अब देखिए, अभी आपका जो है ना 5 स्टेट में आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, तो उसका नियुक्ति का कॉलेजियम का जो है सिफारिश भेज दिया गया है। अब उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलग अलग होंगे, तो उसके भी बारे में बात कर लेंगे, कॉलेजियम को जान लेंगे, ठीक है। कॉलेजियम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित। उच्च न्यायालय का नियुक्ति होता है कितने आर्टिकल में, 217 में, जानते हैं ना। एक उच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 214 में, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तों के बारे में आर्टिकल 217 में कहा गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम बिल्कुल भी आपको बताएंगे, ठीक है। कॉलेजियम समझाएंगे, ये जो भी चीज है इंपोर्टेंट चीज है, सारी चीज को हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे। बहुत सारा जो इंपोर्टेंट खबर है आपका, जो बड़ी खबर निकल के आता है, ठीक है, जहां पे न्यूज़पेपर में, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में हम वही सारी बात करते हैं, है ना। तो चले
तो सबसे पहले देखिए क्या है, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। तो सबसे पहले ये जानिए, विश्व महिला रैपिड शतरंज शतरंज जो है चैंपियनशिप 2023 कैनेडो हम्पी जीती है। ठीक है, कैनेडो हम्पी जीती किसको हरा के, तो एक रशिया की थी। ठीक है, रूस की कौन है, एनास्टेसिया बोडोनोरुक को याद रखिएगा। ठीक है, एनास्टेसिया मतलब इसको एनास्टेसिया ने हरा दिया है, और ये आपका कोलोडो हम्पी जो है रजत पदक जीती है, और ये एनास्टेसिया ये आपका स्वर्ण लिया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ये एनास्टेसिया ये महिला में कार्य है, किसमें कार्य है, महिला में कार्य है, ये बात याद रखिएगा, ये महिला में कार्य है। तो हम लोग का कौन ले लिया, रजत पदक जीत लिया करोड़ो हम्पी। करोड़ो हम्पी को थोड़ा सा आप ये समझिए कि इसको जो है ना, अभी कल ही हम लोग का जो है खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है ना, तो अनुराग ठाकुर क्या बोले है ना, शतरंज की रानी कहा है। ठीक है, अगर आपको कहेगा कि शतरंज का रानी कौन है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। बहुत बार खिलाड़ियों का उपनाम पूछा जाता है कि शतरंज का रानी के बारे में कहा गया किसको, तो वही कोनेरू हम्पी को। तो कोनेरू हम्पी को बिल्कुल भी आपको क्या करना है, कोनेरू हम्पी को आपको बिल्कुल भी जानते चलना है कि इसको शतरंज का रानी का खिताब दिया गया है, और ये रजत पदक जीत के लाई है। कहाँ पे भैया, तो क्या कहिएगा, आपका रैपिड चैंपियनशिप हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, ये उज्बेकिस्तान है। देखिए आपका जब आप मिडिल एशिया देखिएगा ना, वहां पे आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। दिखा देते हैं आपको हम थोड़ा सा मैप, फिर यहाँ से आपको हम समझाएंगे। देखिए देख करके कोई भी चीज मैप से संबंधित चीजों को समझ करके काम कीजिएगा, तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगा। तो यही है उज्बेकिस्तान का समरकंद, जिस उज्बेकिस्तान में आपका फिलहाल कुछ मतलब 2022 वाला एससीओ का सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, चले तो आपको क्या बोले पहले हम, मिडिल एशिया। तो मिडिल एशिया कहने का मतलब क्या, हम लोग दक्षिण एशिया में आता है। तो मिडिल एशिया ये आपका, ये देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, यही वाला आपका मिडिल एशिया है। क्या कहिएगा, ये वाला क्या है आपका, हम ज्यादा इधर ले लिए। ठीक है, इधर ऐसे नहीं आइएगा, ये ऐसे करके ये आपका मिडिल एशिया में आता है। तो ये क्या, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान है, फिर कजाकिस्तान है, ये सारा चीज मिलकर के आपका मिडिल एशिया में आता है। ठीक है, तो यही मिडिल एशिया के यहाँ पे कहाँ पे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आपका ये आयोजन हो रहा था। ठीक है, क्या कहिएगा, समरकंद में। और यही समरकंद में आपका एससीओ का बैठक हुआ था, और 2023 वाला एससीओ का बैठक कहाँ पे हुआ, वर्चुअली हमारे यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत में हुआ था। ठीक है, तो चले, तो यही है उज्बेकिस्तान को याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है, ताशकंद में है। ताशकंद जानता है ना, यही ताशकंद समझौता हुआ था, जहां पे हम लोग के लाल बहादुर शास्त्री का उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। कब की बात बता रहे हैं, 1966 की बात बता रहे हैं। ठीक है, जब 1965 में आपका युद्ध हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और यही समझौता में गए थे ताशकंद में, यही उज्बेकिस्तान है। समझ गए, इतना बड़ा चीज समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो यही पे एक शहर है समरकंद, बहुत अच्छा सिटी माना जाता है, इसी सिटी में आयोजन हो रहा था। देखिए भैया, जो भी है इंपोर्टेंट चीज है आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो शतरंज चल रहा था यहाँ पे उज्बेकिस्तान में। तो ये आपका कोनेरू हम्पी है, शतरंज की रानी है, और रजत पदक जीता। किसको, कौन इसको हराया है, तो रूस की है, कौन है, एनास्टेसिया बोडोनोरुक। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये तो हो गया महिला वाला। ठीक है, तो आपका रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है, तो आपका बना है यहाँ पे मैग्नस कार्लसन। देखिए मैग्नस कार्लसन को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये हमेशा जो है ना, ये अपना फॉर्म में रहता है। अभी आपका विश्व शतरंज कप, फिडे विश्व शतरंज कप होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, इस बार भी हो रहा था, अजरबैजान में हो रहा था। ठीक है, तो अजरबैजान भी ना जानते हैं कहाँ पे है, आपका कजाकिस्तान से इधर साइड में, वो कैस्पियन सागर वाला जगह में ही पड़ता है। तो अजरबैजान के बाकू में हो रहा था, वही जीता था। इस बार वो 5वीं बार रेगुलर 5वीं बार जीता है, 5वीं बार ये खिताब जीतने वाले कौन हो गए हैं, तो क्या कहिएगा, मैग्नस कार्लसन हो गए। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल याद रखना है। तो कोनेरू हम्पी को शतरंज की रानी का संज्ञा भी दिया गया है, किसने दिया है, तो क्या कहिएगा, अनुराग ठाकुर जी दिए हैं, और रजत जीते हैं। फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया जा रहा था। मैग्नस कार्लसन लगातार 5वीं बार फिडे विश्व शतरंज कप 2023 खिताब अपना जीता है। ठीक है, और आपका एनास्टेसिया। तो अब देखिए अपना फिडे क्या है ना, तो फिडे तो जानते ही एक शतरंज का सबसे बड़ा सर्वोच्च संस्था है। और आपको बता देते हैं, हमारे इंडिया में जो है ना, अभी हाल फिलहाल में आपका 84वां ग्रैंड मास्टर, देखिए 84वां ग्रैंड मास्टर आर वैशाली बनी है। ठीक है, अगर पूछेगा कि 84वां ग्रैंड मास्टर कौन है, तो क्या कहिएगा, आर वैशाली है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा, विश्वनाथ आनंद। और इसी विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहता है, जो आपको चिराग शेट्टी को मिला है। ठीक है ना, तो यही कहने का मतलब है, विश्वनाथ आनंद को पहले मिला था, और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर का भी खिताब इसी को दिया गया था। इसका एक बुक लिखा है। ठीक है, माइंड मास्टर, याद रखिएगा। ठीक है, माइंड मास्टर बहुत बार पूछता है, माइंड मास्टर के लेखक, माइंड मास्टर किसका किताब किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो क्या कहिएगा, विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखा गया। इतना सारा चीज यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिडे शतरंज का सर्वोच्च संस्था फिडे है। उसके बाद माइंड मास्टर के लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन, विश्वनाथ आनंद।
सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने लिया था? विश्वनाथ आनंद ने लिया था। 84वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आर वैशाली बनी है। ठीक है, सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो यही कनोडो हेम्पी थी। ठीक है, ये और कनोडो हेम्पी अभी क्या रैपिड शतरंज आपका जीती कौन पर? रजत पदक। कौन इसको हराया है? तो रूस की है अस्तानसिया। और पुरुष में कौन जीता है? तो क्या कहिएगा? मैग्नस कार्लसन, जो आपका विश्व शतरंज कप जीता है। ठीक है, बहुत हो गया है। ठीक है, चले आगे बढ़े। जो भी चीज बताते हैं इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा, आपके लिए एकदम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, यहां से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे चले। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका स्थापना 1969 में। आपके इसके बारे में बताते हैं, आपको सशस्त्र बल है, टोटल 8 सशस्त्र बलों में से एक है। ठीक है, सीआईएसएफ का स्थापना ही किया गया था। जितने भी एयरपोर्ट हो, जितने भी उद्योग हो, जितने भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल है ये है तो सेंट्रल हो, केंद्रीय औद्योगिक होता है, इंडस्ट्रियल आ गया तो ये सारा चीज का रख रखाव का काम सीआईएसएफ का ही होता है। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। रांची में, झारखंड में आपका कोई इंडस्ट्री में घटना घट गया था तो उसी को देख करके आपका जो है एक आपका मुखर्जी कमेटी आया था। कहिएगा कि सीआईएसएफ का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो मुखर्जी समिति, बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है, जो आपको पूछता है वही मैं बताता हूँ। क्या कहिएगा? मुखर्जी समिति आया था और मुखर्जी समिति की सिफारिश पर 1969 में आपका सीआईएसएफ का स्थापना हुआ। तो इसी सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी है, यानी डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी बनी है। और ये कौन है भैया? ये है नीना सिंह। ठीक है, ये नीना सिंह है और ये बिहार की है। सबसे पहली बात क्या है? बिहार जो है आपका, बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है, तो यही पटना की है। ठीक है, यही पटना की है, नीना सिंह है। इसका पढ़ाई लिखाई सारा आपका अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ये अमेरिका में पढ़ी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये 1989 में, ये 89 की बैच की राजस्थान कैडेट कोर, राजस्थान जानते हैं ना, राजस्थान, तो यही है राजस्थान की, ये कैडेट कोर की आईपीएस बन, और राजस्थान की पहली आईपीएस बनने वाली भी यही थी। ठीक है, और इसके जो हस्बैंड है वो भी आईएएस अधिकारी ही है। ठीक है ना, तो राजस्थान की पहली आईपीएस थी और ये अभी फिलहाल आपका एडीजी के पद में थी। कौन पद पे? कहिएगा एडीजी। ठीक है, तो अभी क्या बन गई है? डीजी बन गई है। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं? तो यही है आपका सीआईएसएफ नीना गुप्ता। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अभी फिलहाल थोड़ा सा आपका कुछ चेंजिंग भी हुआ है। तो अनिश दयाल सिंह, एक अनिश दयाल सिंह के बारे में थी, तो अनिश दयाल सिंह सीआरपीएफ के हो गए। किसका कहिएगा? सीआरपीएफ। ये भी आपका सशस्त्र बल में ही आता है, सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ का स्थापना कितना? 1939 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, सीआरपीएफ का याद रखेगा, सीआईएसएफ। आपको पता था ना कि संसद में सुरक्षा चूक हो गया था, उसके लिए कमेटी बनाया गया था, तो यही अनिश दयाल सिंह की अध्यक्षता में आपका कमेटी बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये आपका संसद का सुरक्षा का पूरा मामला पहले किसके पास था? तो आपको बताए थे हम, किसके पास था ये आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, जो सचिवालय होता है, जो लोकसभा सचिवालय होता है, उसी के अंडर में सुरक्षा था। अभी किसको दे दिया गया है? तो सीआईएसएफ को दे दिया गया संसद का सुरक्षा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि नया टॉपिक है और संसद में आपका सुरक्षा चूक भी हुआ है, संसद का भी सुरक्षा दे दिया। तो नीना सिंह को बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बिल्कुल इसमें वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बनता चलाएगा वो हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है ना, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अयोध्या धाम हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर आज ही के दिन आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ये सारे चीज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये अयोध्या, पहले महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय नाम नहीं था, पहले क्या था? अयोध्या अब आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था। तो इसका नाम चेंज हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इसका नाम चेंज हुआ है, क्योंकि यूपी जो है अक्सर नाम चेंज में इसको क्या है, रिकॉर्ड इसके पास ज्यादा रहता है, बहुत नाम चेंज करते हैं लोग। ठीक है ना, तो अयोध्या धाम था, अयोध्या धाम को चेंज करके महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। क्यों कर दिया है? देखिए बताते हैं आपको। महर्षि वाल्मीकि जानते हैं ना, रामायण के रचिता कौन थे? यही महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है ना, इसको पहला कभी भी माना जाता है। ठीक है, और इसको जो है ना संस्कृत भाषा में रामायण को सबसे पहले इसी ने किए थे। ठीक है ना, तो वैसी जब पुरुषोत्तम जो हम लोग के भगवान राम है, तो उसका जीवनी को जो लिखेगा तो पहले उसका भी बहुत बड़ा पोजीशन होता है। योगी जी इसी बात को बोले कि नहीं, ये जो है वाल्मीकि ही होगा पहले, उसके बाद फिर आपका अयोध्या धाम होगा। तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अयोध्या धाम हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आपको डेट याद रखना है तो 30 दिसंबर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आज बहुत सारा प्रोजेक्ट का वहां पे आपका क्या होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अभी करते ही होंगे। ठीक है ना, तो यही बात है। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया है? तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? तो आपको बोली कि रामायण के रचयिता वही थे, पहले कवि माने जाते थे, है ना, तो वाल्मीकि के नाम पे होगा। समझ गया मेरी बात? अब देखिए यहाँ पे आप कुछ आपका मुख्य बात है, जैसे हम लोग बात है ना, क्या बोलते हैं, अमृत भारत ट्रेन। तो अमृत भारत ट्रेन का भी आज जो है आपका यहाँ से क्या किया जाएगा, अमृत भारत ट्रेन को भी याद रखिएगा। क्या कहिएगा? अमृत भारत ट्रेन।
अमृत भारत ट्रेन, ये क्या है ना, जैसे हम लोग देखते हैं ना आपका जो अभी वंदे भारत आपका ट्रेन चल रहा है ना, तो उसी तरह से आपका अमृत भारत ट्रेन, और ये क्या है, नॉन एसी है, एसी नहीं है, नॉन एसी है, ठीक है, नॉन एसी है, और ये क्या सुपर फास्ट है, ठीक है, इतना स्पीड नहीं होगा तब भी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगा आपका ट्रेन, और ये चेयर यान है, ठीक है, इसका भी आपका आज हरी झंडा दिखाया जाएगा, 2 जोड़ी, जब मतलब आपका अमृत भारत रेलवे का मतलब आज उद्घाटन किया जाएगा, तो ये 2 जोड़ी मतलब 4 को मान के चलिएगा, और कहां से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका अयोध्या धाम स्टेशन से। पहले अब देखिए, अयोध्या रेलवे जंक्शन का भी नाम आपका, अयोध्या धाम जो जंक्शन बोल रहे हैं उसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, ठीक है, क्या था, अयोध्या, तो अब इसको क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। अब देखिए स्टेशन और जंक्शन के अंतर में बताते हैं। स्टेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या ना एक ही तरफ से गाड़ी आए फिर निकल जाए, उसको स्टेशन कहते हैं, और जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक वो यहाँ से इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, 3 तरफ से आके जहां पे गाड़ी मिलता है उसको जंक्शन कहता है, ठीक है। तो आपका अयोध्या अगर आपको पूछेगा कि वो स्टेशन है कि जंक्शन है, तो जंक्शन कहिएगा, स्टेशन नहीं है, और उसका नाम क्या हो गया, तो क्या कहिएगा, अयोध्या धाम जंक्शन। यूपी में जो भी नाम परिवर्तन होता है ना, अभी आपको हाल फिलहाल में बताए थे, अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या करने की बात कहा गया, हरिगढ़, तो अलीगढ़ का याद रखिएगा, बिल्कुल भी याद रखिएगा। फैजाबाद का नाम चेंज करके आपको अयोध्या रखा गया, जब फैजाबाद था ना, उसके बाद आपका अभी हाल फिलहाल में ये आपका मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज करके कौन सा स्टेशन कर दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ठीक है। तो ये सब जो मुख्य नाम है उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी अब जो भी इंपॉर्टेंट नाम चेंज होता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि छोटा छोटा चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पुरुषोत्तम राम हम लोग के जो भगवान रहे हैं, ठीक है, तो भगवान जी का यहाँ पे सारा चीज संबंधित एक हमेशा ये रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ नया होता है तो इससे संबंधित चीजों को हम लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है, समझ गए। तो यही है, अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है, ठीक है, हमको जो आपको बताए थे, पहले क्या था, अयोध्या रेलवे जंक्शन था, ठीक है ना, अब अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। इस स्टेशन को अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना, तो अमृत भारत रेलवे का भी आपका यहीं से किया जाएगा, 2 जोड़ी किया जाएगा, 4 को किया जाएगा, और पहला जो है ना आपका कहां से, अयोध्या धाम जंक्शन से आपका दरभंगा के बीच चलेगा। आपको ये भी बता देता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत बार कि पहली गाड़ी कहां से कहां चली थी, तो यही है, पीएम मोदी जी अभी आप करने वाले हैं, तो अयोध्या से दरभंगा चलेगी पहली गाड़ी, ठीक है ना, यही आपका अमृत भारत ट्रेन। और अमृत भारत ट्रेन का सबसे बड़ी क्या बात है ना, कि आपका सुपर फास्ट, मतलब सुपर फास्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सुपर फास्ट नहीं कहिए उसको, मतलब नहीं होता है कि सुपर फास्ट से थोड़ा सा कम फास्ट, तो वही ट्रेन है, उसका स्पीड आपको 130 किलोमीटर हम बता ही दिए हैं, है ना, तो यही आपका करने वाले हैं, ठीक है ना। कहां से कहां चलेगा, तो क्या कहिएगा, दरभंगा तक चलेगा पहली गाड़ी आपका, वहां से वहां जाएगा, समझे ना, तो ये हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, भारत का क्या है, अमृत भारत एक्सप्रेस को जो है रवाना किया जाएगा, और ये सुपर फास्ट नॉन एसी है, क्या बोले आपको, सुपर फास्ट है और नॉन एसी ट्रेन है, ठीक है, इसका स्पीड कितना है, 130 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल भी जानिएगा। 3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या हो कहिएगा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कौन थे, तो आपको बता ही दिए, रामायण के रचयिता थे, रामायण को सबसे पहले लिखे थे, भगवान श्री राम का जो जीवनी है पहले सबसे पहले वाल्मीकि ही जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका अयोध्या जंक्शन का नाम आपका अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, यहाँ से अमृत भारत ट्रेन आपका शुरुआत किया गया, और यहाँ से आप जानते हैं यहाँ पे और 2-3 आपका आज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे कुछ होता है तो फिर हम आपको सारा इंफॉर्मेशन देते चलेंगे। चलिए आइए, अब ये क्या है ना, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किस के साथ समझौता किया है, तो क्या बोलता है कि रिलायंस जियो है, जानते हैं रिलायंस जियो हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं रिलायंस क्या क्या करने वाला है, अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च करेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज करेगा, जो आपका मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी का बेटा को दे दिया गया है ये सारा चीज, वही सारा चीज अभी देख रहा है, उसी के द्वारा ये घोषणा भी किया गया। तो रिलायंस जियो ने क्या किया ना, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी, जैसे देखिए जीपीटी क्या है बताते हैं आपको, जैसे ओपन एआई का नाम सुने थे ना, ओपन एआई हम बहुत आपको चर्चा में लेके आए थे कि ओपन एआई क्या भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी है जिसके सैम ऑल्टमैन जो है इसके थे, है ना, इसको निकाल भी दिया गया था, फिर उसको सीईओ नियुक्त के लिए, तो उसी के द्वारा ना पहले आपका चैट जीपीटी नाम से सबसे पहले ये शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा, ओपन एआई के द्वारा। ये घटना कब का है, 2022 के। तो इसके बाद ना आपको अलग अलग दिखेगा, गूगल भी निकाला, रसिया भी निकाला है, बहुत सारा देश निकाल रहा है, तो उसी तरह से भारत भी सोचता है कि अपना जीपीटी हो। तो ये जीपीटी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन, ये क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, तो उसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो जियो के द्वारा बोला कि हम भी जीपीटी लॉन्च करेंगे, और किसके सहयोग से करेंगे, तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से करेंगे, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकालने वाला है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताए थे, जो भारतीय हम लोग का जो सेना है
वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या माया ओएस रखा है। तो भारत अगर आपको सेना का पूछेगा कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो क्या कहिएगा, माया ओएस। क्योंकि माया ओएस क्यों था, क्योंकि हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा लीक होने का खतरा रहता है। इसी वजह से सरकार अभी अपना जो रक्षा विभाग के लिए माया ओएस यूज कर रहा है, ये भी अपना करने वाला है। और हम लोग भी अब आने वाले जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, तो इसके जगह में कुछ दूसरा विकल्प हम लोग के लिए भी काम चल रहा है। तो अभी फाइनली जो है अपना सेना मतलब रक्षा विभाग के लिए ये आपका माया ओएस काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चैट जीपीटी किसके सहयोग से, क्या कहिएगा, आईआईटी मुंबई के सहयोग से आपका चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला है। क्या नाम होगा, कहेगा कि रिलायंस जियो जो है जो चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला है, तो चैट जीपीटी का नाम क्या होगा, तो क्या कहिएगा, वहां पर दे देगा इंडिया जीपीटी और कुछ जीपीटी, तो क्या कहिएगा, भारत जीपीटी याद रखिएगा। जीपीटी का फुल फॉर्म बिल्कुल भी याद रखना है, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, चले यहाँ पे आइए। ये क्या है ना, उग्रवादी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, उल्फा उग्रवादी संगठन है और इसका स्थापना 1979 में हुआ था। संप्रभु आसम का मांग करता है, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो उल्फा ने केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये संगठन किस राज्य से संबंधित है, बोलता है कि केंद्र सरकार के साथ ये क्या किया है, शांति समझौता पर। कल ही का न्यूज है, रात का है ये। ठीक है, अमित शाह के साथ ये लोग बैठ करके त्रिपक्षीय शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। त्रिपक्ष में आपका असम हो जाएगा, एक केंद्र सरकार हो जाएगा और तीसरा उल्फा हो जाएगा। और इसका शांति समझौता पे सिग्नेचर करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असम में आपको बताते हैं इसका स्थापना 1979 में हुआ था और 1990 से जो है लोग संप्रभु आसम का मांग करता है। संप्रभु का मतलब समझते हैं ना, हम लोग कब संप्रभु हो गए, 26 जनवरी 1950 को जब हम लोग का संविधान लागू हुआ। संप्रभु का मतलब आंतरिक बाहरी कहीं भी दबा नहीं, कोई भी हम फैसला लेने के लिए हम क्या है, क्या है, स्वतंत्र है, वही है होता है संप्रभु। ठीक है, तो यही संप्रभु, तो ये लोग संप्रभु असम का मांग कर रहा था उल्फा। अब ये लोग थक गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक तरह से आपका अलगाववादी संगठन था, तो इसने केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षर कर लिया है। बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। उल्फा संगठन किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित कहिएगा, असम सरकार से, असम राज्य से। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा जी है ना। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो आपको चलिए असम दिखा देते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है ना। और इसी से काट करके आपका मेघालय बना, जो भी छोटी छोटी आप जितने भी आप सब देखते हैं सब स्टेट सब आपका असम से कट के ही बना है। तो ये आपका चिकन नेक पहले जान जाइए। देखिए ये है आपका चिकन नेक। चिकन नेक किसको बोलते हैं, सिलिगुड़ी कॉरिडोर, यानी कहने का मतलब है जो मुर्गी के गर्दन के तरह ऐसे टांगा है ना, तो यही आपका चिकन नेक। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है असम। ठीक है ना, तो असम यहाँ से शुरू होता है, ऐसे करके असम ऐसे 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 ऐसे। तो असम के साथ कौन कौन सीमा साझा करेगा, तो सबसे पहले क्या कहिएगा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल कहिएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश कहिएगा, इधर आइएगा नागालैंड, इधर आइएगा मणिपुर, फिर इधर आइएगा मिजोरम, फिर इधर आइएगा त्रिपुरा, इधर आइएगा मेघालय। तो ये सेवन सिस्टर भी कहा जाता है इसको, सिक्किम को छोड़ के। सेवन सिस्टर इस वजह से कहता है, ये असम सरकार और उल्फा के बीच क्या हुआ है, त्रिपक्षीय शांति समझौता हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। अभी देखिए गृह मंत्रालय, अभी सशस्त्र आपको जो बोल आपका जो है सशस्त्र बल जो बोले थे, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और जो भी देश के अंदर सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात हो, वो किसके बाद सब कुछ गृह मंत्रालय के अंदर। गृह मंत्रालय का सबसे सुप्रीम कौन होता है, गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो देश का सुरक्षा का पूरा कार्यभार किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास है। इसी वजह से गृह मंत्री का कर्तव्य बनता है कि जो भी अलगाववादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, जो भी राष्ट्र विरोधी कोई भी ताकत अगर काम कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसके साथ शांति समझौता करना है या उसको बैन करना है। कल बताए थे आपको जम्मू कश्मीर लीग को बैन कर दिया गया यूएपीए के तहत, बताया था ना। उससे पहले आपको बताए हैं हम आपको मणिपुर का, कि मणिपुर का को जो है यूएनएलएफ को भी प्रतिबंध किया गया है 5 साल के लिए आपका, वही यूएपीए के तहत, मतलब क्या बोलता है इसके तहत बोल रहे थे ना। तो ये सारा चीज आपका चलता रहता है, तो ये काम गृह मंत्रालय का। आइए अब देश का पहला एआईसीटी लखनऊ में बनाया जाएगा। अगर आपको पूछेगा फिर वही बात, एआई आ गया, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी आपका जीपीएआई कहां पे हो रहा था, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप एआई पर सुरक्षा सम्मेलन कहां पे हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। और एआई पर सुरक्षा सम्मेलन कहां हुआ था, सुरक्षा एआई पर सुरक्षा सम्मेलन क्या कहिएगा, लंदन में हुआ था, हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, और जीपीआई कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो देश का पहला एआईसीटी कहां बनने जाएगा भैया, लखनऊ में बनने जाएगा। लखनऊ जानते हैं यूपी का राजधानी है लखनऊ, वहीं आपका एआईसीटी बनेगा। पहले नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। नवाबों का शहर कौन है, लखनऊ है। अब उसमें और एक जोड़ दीजिए, एआई जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिएगा, एआई जोड़ दीजिएगा। एआई बराबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है, जानते ही है कि जो हम लोग का जो अब जितना भी टेक्नोलॉजी जो देख रहे हैं, जो रोबोट है, सब क्या है, सब एआई है। ठीक है, इसके पास सब कुछ है। अभी एक न्यूज आ रहा था, आपका जानते ना, स्पेसएक्स के जो मालिक है,
स्पेस एक्स के मालिक कौन है भैया? वो हरदिन एलन मस्क का एक जो है रोबोट था, वो मानव पर भी हमला कर दिया। तो अभी ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या हो गया है कि एआई से सुरक्षा कैसे किया जाए, ठीक है। आने वाले भविष्य में एआई मानव पर के खतरा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि लोगों के ही द्वारा बनाया गया और लोग के ही लिए खतरा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। चले आए हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा किया है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए सील लागू बने हैं, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए विजय बिश्नोई है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए कौन है? अरुण भंसाली है। और झारखंड उच्च न्यायालय के लिए कौन है? बी आर सारंगी है। तो इस सब आदमी को बिल्कुल भी नाम याद रखेगा। अब देखिए, आपको यहाँ से कुछ संबंधित चीज है, हम आपको बिल्कुल भी पहले बता देते हैं, फिर हम लोग आगे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई भी चीज का जो है आपका नियुक्ति होता है तो अपना संविधान में लिखा हुआ है, या अगर संविधान में उसके बारे में नहीं बताया हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा उसको मतलब स्थापित किया जाता है कि नहीं है, या कुछ ना कुछ उसका प्रावधान होता है। तो आपको बता दें, वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, इसका जो नियुक्ति से संबंधित बात है, ठीक है, कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, मगर नियुक्ति कैसे होगा इसके बारे में नहीं कहा गया था, ठीक है। तो इसमें बहुत विवाद भी चलता है। आपको दिखेगा कॉलेजियम में बहुत विवाद है। आपको दिखेगा न्यायिक नियुक्ति आयोग एक आया था, ठीक है, 2099 में संविधान संशोधन करके, फिर 2015 में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त करवा दिया गया। तो यहाँ पे हमेशा विवाद चलता है। थोड़ा सा हम लोग कॉलेजियम को जानते हैं, उसके बाद फिर जो भी चीज है देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल में बनेगा? तो क्या कहिएगा? आर्टिकल 124 के एक के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो आपका मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का नियुक्ति की बात जो कर रहा है, 124 के 2 के 124 में 2 की बात कर रहा है कि 2 में जो है आपका क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। तो उसी तरह से जो उच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय मतलब राज्य का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब ये ना होता है। तो यहाँ पे जो होगा एक न्यायालय होगा, कितना आर्टिकल से? क्या कहिएगा? 214 आर्टिकल में क्या हो जाएगा? एक उच्च न्यायालय का स्थापना होगा। और 215 में कहा क्या गया है कि उच्च मतलब आपका जो उच्च न्यायालय होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है ना कि जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल कितना में? 129 में, 129 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसी तरह से उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? उसका जो भी फैसला होता है उन सारी चीजों को क्या करें, उसके रिकॉर्ड को रखा जाता है। ये आर्टिकल में भी कहा गया। फिर देखिए यहाँ पे अगर आइएगा 216 में क्या कहा गया है कि राष्ट्र उच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके सलाह पर? किसके सलाह पर? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके न्यायाधीश के सलाह पे और संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा 216 में। अब 217 में अगर कहिएगा तो 217 में यह कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का है नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में आर्टिकल 217 में कहा गया है। तो ये सारा यहां से हम दोस्तों आपको उच्च न्यायालय से संबंधित चीजों को बताएं। तो भारत का एक हर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 कहिएगा। देश का भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल कितना कहिएगा? 124 का एक होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा कितना? 124 के 2 में होगा। उसी तरह से उच्च न्यायालय भी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होगा ना, तो उसका नियुक्ति कितना में कीजिएगा? तो क्या कहिएगा? आपका 217 में होगा। नियुक्ति होगा ना किसके, और नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो 216 में कहिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और किसके सलाह पे किया जाएगा? तो नियुक्ति जब भी ये बोला गया है कि सलाह किसका होगा, तो आपका राज्यपाल का होगा। और सीजीआई जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसी के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 215 में अभिलेख न्यायालय होगा। तो चलिए अब आता है कि ये सारा चीज था। तो एक बार ना ये जो नियुक्ति है, इस सब नियुक्ति के मामले में थोड़ा सा बहुत बार आपका विवाद चला। तो सबसे पहले याद रखिएगा 1981 में ना एक केस आया, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। क्या कहिएगा? फर्स्ट जज केस। ये उसको फर्स्ट क्या बोलते हैं? फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, ठीक है ना। ये 1981 में आया था और इस यहीं से आपका शुरू होता है कॉलेजियम का कहानी, ठीक है। फिर एक आपका दूसरा केस आया, कब आया? सेकंड जजेस केस आया था, ठीक है। अब ये कब आया था? ये आपका 1993 में आया था और इसी में निकल के आता है आपका कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसका जो कौन लोग नियुक्त किया जाएगा, किसके मतलब कैसे लोग को राष्ट्रपति द्वारा तो नियुक्त किया जाता है, मगर उसका जो है चयन कौन करेगा? चयन का बहुत बड़ा लफड़ा है कि चयन कौन होगा। यहाँ पे भाई भतीजावाद, यहाँ पे डिक्टेटरशिप बहुत कुछ चलता है। बोला जाता है कि
बंद कमरे में जो है ये क्या होता है, पूरा सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का बंद कमरे में ही सारा चीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा विवाद ही रहता है, तो इसको याद रखना है। तो 1993 ना आपका यहाँ पे आपका सेकंड जज मतलब सेकंड ये आपका बोलता है ये सेकंड जज का केस आया, ठीक है। और इस केस में आपका निकल के आता है क्या, आपका कलोजियम, और इस कलोजियम में बोला कि जो सर्वोच्च न्यायालय का यानी आपका जो उच्चतम न्यायालय होगा उसका जो आपका कलोजियम बनेगा, इस कलोजियम में उसका जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा वो सीजीआई के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन हो जाएंगे, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है। कहाँ के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो इसके कलोजियम के यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका हम लोग का एससी देख रहे हैं, ठीक है, एससी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कलोजियम में कौन कौन होंगे, सीजीआई होंगे, ठीक है। इसी की अध्यक्षता में सारा चीज का चयन होगा और उसके साथ 4 वरिष्ठतम क्या हो जाएंगे, न्यायाधीश हो जाएंगे, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के। ये उसका आपका हो गया क्या, सर्वोच्च न्यायालय का कलोजियम। और उच्च न्यायालय का जो आपका कलोजियम होगा, इसके जो न्यायाधीश का नियुक्ति होगा। और देखिए ये जो कलोजियम होगा ना, ये कलोजियम तो बन गया, 4 अन्य न्यायाधीश होगा और एक सीजीआई होगा। फिर ये अपना सिफारिश किसको भेजेगा, तो क्या कहिएगा, कानून केंद्रीय कानून मंत्री को भेजेगा। और केंद्रीय कानून मंत्री क्या करेगा, वो फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसको भेजेगा, प्रधानमंत्री को भेजता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या कर दिया जाए, नियुक्त किया जाता है। तो सेम टू सेम यही होता है आपका स्टेट में भी। स्टेट में क्या कहिएगा, स्टेट में जो आपका क्या होता है ना, स्टेट का यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, एक तो होगा ही और 2 आपका जिस संबंधित जो राज्य है, ठीक है, वहां से आपका 2 होता है। तो क्या कहिएगा, इसमें 2 + 1 होता है, ठीक है। एक सीजीआई के द्वारा, एक सीजीआई होता है और 2 जो है आपका संबंधित राज्य से वरिष्ठतम जो आपका न्यायाधीश होगा उसको चुना जाता है। तो 2 और 1 3, इसमें 3 होता है। यहाँ पे यानी उच्च न्यायालय के लिए 3 होता है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 होता है। 4 अन्य न्यायाधीश और 1 सीजीआई। और यहाँ पे जब भी नियुक्ति होगा तो राज्यपाल, और ये अपना सिफारिश किसको भेजेगा, तो इसका सिफारिश सब जान लीजिए। जैसे ये कर लिया, फिर ये किसको भेजेगा, मुख्यमंत्री के पास भेजता है। और मुख्यमंत्री अपना वो क्या बताते हैं, अपना सलाह देने के लिए वो राज्यपाल को कहता है कि आप कानून मंत्री के पास यहाँ पे सेंटर में भेजिए। तो ये है आपका स्टेट वाला और ये है आपका केंद्र वाला। तो ये कलोजियम को जान जाइएगा। ये कलोजियम कब से शुरुआत हुआ, 1993 में। फिर एक केस आया था, थर्ड जजेस केस, ठीक है। वो कब आया था, 1998 में आया था, ठीक है। और इसी में आपका ये सारा चीज क्लियर किया गया कि कितना कहां पे होगा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना होगा, कितना जज होगा, और स्टेट के लिए कितना होगा। तो ये किसके पास भेजता है, क्या कहिएगा, केंद्रीय कानून मंत्री के पास भेजता है। फिर वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसके पास, प्रधानमंत्री के पास भेजता है कि किसके नाम का सलाह दिया जाए, नहीं दिया जाए। तो फिर राष्ट्रपति फाइनली जाके आपका क्या करता है, इसका नियुक्ति करता है। तो देखिए ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, जो भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संबंधित राज्य के नहीं होंगे, संबंधित राज्य से बिल्कुल भी नहीं मांगता है, ठीक है। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग याद रखिएगा, 99वां संविधान संशोधन 2015 में इसको निरस्त कर दिया गया था। सबसे पहले कलोजियम आया था कब, 1993 में। उच्चतम न्यायालय के कलोजियम में कितने सदस्य होते हैं, तो 4 क्या होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलोजियम में कितने होते हैं, 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो है आपका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, उसको उसी की अध्यक्षता में सारा चीज किया जाता है। वो फिर अपना सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजता है। फिर राज्यपाल को कहा जाता है कि आप फिर कानून मंत्री के पास भेजिए। फिर उसी तरह से आपका ये सारा नियुक्ति का प्रक्रिया होता है। मेरी बात को बिल्कुल भी समझ गए होइएगा। आप कहिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मगर उसका अनुशंसा कौन करता है, तो अपना उत्तराधिकारी का अनुशंसा करेगा। जब भी करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही करता है। मान लीजिए कि पूरे अभी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है हम लोग का, डीवाई चंद्रचूड़ है ना। तो डीवाई चंद्रचूड़ है। अब डीवाई चंद्रचूड़ के नीचे कोई तो वरिष्ठतम होगा जो उससे मतलब वो सबसे मतलब डीवाई चंद्रचूड़ से कम उम्र के कोई तो एक होंगे। तो ये क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी का सिफारिश यही इसी के द्वारा मतलब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति इसको क्या करता है, इसको नियुक्त करता है। तो मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई भी आपका कलोजियम नहीं है, ठीक है। क्या कहिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए कलोजियम प्रणाली काम नहीं करता है। वरिष्ठतम के आधार पर इसका नियुक्ति किया जाता है, मतलब इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा कहेगा कि उसका सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ही द्वारा किया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। समझ गए, वरिष्ठतम के आधार पर होता है। तो ये हमेशा विवाद में ही रहता है, ठीक है। जब से कानून मंत्री किरण रिजिजू थे तो ये हमेशा लफड़ा
चल ही रहा था, चलता ही रहता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? सिल नागू को याद रखिएगा, सिल नागू है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? विजय बिश्नोई है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? तो क्या कहिएगा? अरुण भंसाली है। और झारखंड उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? तो बी आर सारंगी है। और ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो ये आर्टिकल याद रखेगा। आर्टिकल कितना, इसका नियुक्ति कितना में होगा? तो क्या कहिएगा? हमेशा याद रखेगा कि जब भी नियुक्ति और सेवा शर्त की बात करेगा आर्टिकल 217 में, ठीक है। और यहाँ पे जब भी करेगा 124 के 2 में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपका इंपॉर्टेंट बात बताया है, जहां पे भी हर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। आप जो भी एग्जाम का तैयारी करते हो, हाँ, आपको यहां से अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा, देखिए अभी हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, आपका पूछ दिया था, उसमें जानते क्या पूछा था कि कॉलोजियम में क्या क्या होता है ना। उच्च न्यायालय के कॉलोजियम में कितना होता है, उच्चतम न्यायालय के कॉलोजियम में कितना होता है। उच्च न्यायालय का जो कॉलोजियम होगा तो संबंधित आदमी का अनुशंसा में उस राज्य से संबंधित न्यायाधीश होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बना के पूछ देगा तो फंस जाइएगा। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए और याद रहेगा तो अपने साथ लिख भी सकते हैं। जब लिख लीजिएगा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, आप उसको सही ही करके ले जाइएगा। तो कंसेप्ट बिल्कुल भी होना चाहिए कि उच्च न्यायालय ये आया कब, फर्स्ट आप जज का केस याद रखिएगा 1981 में, दूसरा 93 में, और दूसरा 93 में, और तीसरा जो है आपका कब आया था? 98 में, ठीक है। और 98 में ही ये क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति जो है, जो कॉलोजियम का सिफारिश होगा राष्ट्रपति को, जो बहुमत से आएगा, मान लीजिए क्या बोलते हैं 4+1 5, तो इसके लिए बहुमत के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। अगर 3 का बहुमत का सिफारिश अगर राष्ट्रपति के पास आ जाएगा तो राष्ट्रपति को सिफारिश को जो है क्या मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के मानने के आधार पर फिर उसका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हो उसको हटाने का प्रक्रिया सेम टू सेम है, वो संसद से ही हटेगा, ऐसे नहीं होगा। और अपना जब भी अपना क्या बोलते हैं त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। याद रखिएगा, कभी नहीं राजपाल मारिएगा कि अपना राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? जाके राजपाल को। कभी नहीं, ये किसको देगा? अपना जो नियुक्ति करेगा उसी को जाके अपना त्याग पत्र देगा। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। मेरे हिसाब से अब और क्वेश्चन आपका नहीं है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको बता चुके हैं। उल्फा को याद रखिएगा, ठीक है। जो भी संबंध बड़ी बड़ी क्वेश्चन होता है मैं आपको बताता रहता हूँ। फिर हम लोग